The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले मैंने आपके साथ एक चार्ट डिस्कस किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस रेंज के रेडिएशन से कौन से ट्रांजिशन होते हैं और उन ट्रांजिशन से आप लोग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, उसके बाद आपने पढ़ी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फिर आप लोगों ने रोटेशन को और वाइब्रेशन को मिलाकर पढ़ा जिसको आप लोग बोल रहे थे रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अभी तक आप लोग स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन के बारे में समझ चुके हो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन स्टोक्स लाइन के अंदर और एंटी स्टोक्स लाइन की जो इंटेंसिटी होती है उसके अंदर किस टाइप से अल्टरनेशन होता है और लाइन मिसिंग केस भी हम लोग आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 23 of physical spectroscopy. अभी तक हम लोग 22 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। उसके बाद आपको सीधे जाना है RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से पेज देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको हर छोटी छोटी चीजें बताई हुई है और अगर आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को पहले पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आने वाली है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वांटम केमिस्ट्री की ही एप्लीकेशन होती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरीके से आपकी इंटेंसिटी के अंदर अल्टरनेशन होता है रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा के अंदर। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि आखिर स्टोक्स लाइन क्या होती है, एंटी स्टोक्स लाइन क्या होती है, उनकी पोजीशन क्या होती है, फिर कितने डिस्टेंस के ऊपर वो प्रेजेंट होती है इन रिस्पेक्ट टू रिले लाइन। तो वो सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो आपके पास स्टोक्स लाइन थी, वो जो आपके पास एंटी स्टोक्स लाइन थी, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो किस टाइप से उसके अंदर वहां पर आपको अल्टरनेशन देखने को मिल जाएगा। देयर इज एन एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2, N2 एंड D2। द रोटेशन रमन लाइंस आर अल्टरनेटिवली वीक एंड स्ट्रॉन्ग। इस कंसेप्ट को हम लोग आज की क्लास के अंदर अच्छे समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी H2 के केस के अंदर आपकी जो लाइंस होती है वो अल्टरनेटिवली वीक और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो H2 को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद D2 को और N2 को आप लोग खुद से भी समझ सकते हो। लेकिन एक एक्सट्रीम केसेस के यहां पर होते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जैसे कि आपके पास O2 हो गया, CO2 हो गया, जिसके अंदर आपके पास कार्बन 12 प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन 16 प्रेजेंट होता है। इसको मैंने अलग से स्पेसिफाई भी किया हुआ है। इन सर्टेन एक्सट्रीम केसेस लाइक O2 एंड CO2 और ऑक्सीजन और कार्बन का आपके पास कार्बन 12 आइसोटोप होना चाहिए और ऑक्सीजन का आपके पास ऑक्सीजन 16 आइसोटोप होना चाहिए। एवरी अल्टरनेट लाइंस आर मिसिंग। अल्टरनेट लाइन आपके पास यहां पर मिक्स हो जाएंगे, जैसे कि J=0 की दिखेगी, J=1 की नहीं दिखेगी, J=2 आपके पास फिर 2 की दिखेगी, 3 की नहीं दिखेगी, 4 की दिखेगी। इस तरीके से आपके पास क्या होता है, अल्टरनेट लाइंस मिस होना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज न्यूक्लियर स्पिन ऑफ O16 एंड 12 कार्बन इज 0। इनकी न्यूक्लियर स्पिन आपके पास यहां पर क्या होती है, 0 होती है। जिन भी एलिमेंट्स के आपके पास यहां पर एटॉमिक मास लिखा होता है, जिसको आप लोग 4 से डिवाइड कर सकते हो, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होती है। डिवाइड करने के बाद आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, तो उस न्यूक्लियस का आपके पास क्या होता है, आई वैल्यू 0 होता है। एक शॉर्ट तरीका है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो 12 को भी आप लोग 4 से डिवाइड कर सकते हो, 16 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हो, आपको इंटीजर ही मिलेगा और इनकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 0 होती है, जिनकी वजह से आपके पास यहां पर क्या होती है, अल्टरनेट लाइन मिस हो जाती है। आज इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं कि क्यों आपके पास H2 के केस के अंदर आपके पास जो लाइन होती है वो अल्टरनेटिवली वीक और स्ट्रॉन्ग होती है। इन केसेस के अंदर आपके पास लाइन कंप्लीटली मिस नहीं होगी, लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर जैसे कि O2 और CO2 जिसके अंदर ऑक्सीजन 16 प्रेजेंट होता है और कार्बन 12 प्रेजेंट होता है, उसके अंदर इनकी इंटेंसिटी इतनी वीक हो जाती है कि वो मिस ही हो जाती है। तो आज हम लोग समझ रहे हैं कि अल्टरनेटिवली वीक क्यों होती है। उसके बाद इनकी आपके पास यहां पर 0 इसलिए हो जाएगी क्योंकि इनकी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर आप लोगों ने समझ लिया कि H2 के केस के अंदर अल्टरनेटिवली वीक और स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, तो आप लोग D2 का भी समझ जाओगे, N2 का भी समझ जाओगे और यहां पर लाइन मिसिंग क्यों हो रही है इसको भी आप लोग समझ जाओगे। डेरिवेशंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन 2 पॉइंट्स को आप लोग डायरेक्टली याद कर सकते हो याद कर लो। उसके बाद जो रिजल्ट होने वाला है आज की क्लास के अंदर, वो रिजल्ट भी मैंने यहां पर पहले बताया हुआ है। पहले रिजल्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे, किस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। समझ में आ जाएगा एक बार, उसके बाद आपको इनको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्वेश्चन को अप्रोच करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हो तो प्लीज आप लोग बार
बाद में ज़रूर देखना कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझते भी हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रीम केसेस ये है कि अगर आपके पास O2 और CO2 मॉलिक्यूल हुआ जिसके अंदर आपके पास O16 गिवन है और आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, कार्बन 12 गिवन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन के अंदर आपको अलग से मेंशन करेगा कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर O16 आइसोटोप है या फिर O17 आइसोटोप भी है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो आपको यहाँ पर सिंपल O2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा जिसके अंदर आपके पास O16 भी है और आपके पास O17 या फिर O15 भी है। और अब वो आपके पास है तो उस केस के अंदर जितनी आपने अभी तक रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा पढ़ी है उसी को आपको अप्लाई करना है। कोई भी लाइन आपके पास मिस नहीं होगी अगर सिर्फ और सिर्फ O2 लिखा हुआ, लेकिन O2 के साइड में उसने मेंशन कर दिया कि यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये आपके पास O16 वाले हैं, तो आपको यहाँ पर लाइन मिसिंग के केस को कंसीडर करते हुए अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपके पास मॉलिक्यूल होता है O2 का और CO2 का, O16 गिवन है और कार्बन 12 गिवन है, तो उस केस के अंदर आपके पास इवन लाइन जो होती है वो मिस हो जाएंगे। इसके आपके पास 0 वाली लाइन नहीं दिखेगी, आपको 2 वाली नहीं दिखेगी, आपको 4 वाली नहीं दिखेगी, आपको 6 वाली नहीं दिखेगी। स्टोक्स के अंदर भी और एंटी स्टोक्स के अंदर भी, दोनों ही साइड में, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास जो इवन लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, मिस हो जाएंगी। अगर आपके पास कम मॉलिक्यूल होता है C2, यानी कि आपके पास C2 मॉलिक्यूल हुआ, तो इस केस के अंदर आपके पास ओड लाइंस मिस हो जाती है, यानी कि आपको 1 नहीं दिखेगी, 3 नहीं दिखेगी, 5 नहीं दिखेगी और आपको 7 भी नहीं दिखेगी। इस तरीके से आपके पास जितनी भी ओड नंबर ऑफ लाइंस है वो आपको नहीं दिखेगी, चाहे आप लोग बात कर लो स्टोक्स वाले रीजन की या फिर बात कर लो आप लोग एंटी स्टोक्स वाले रीजन की। और क्योंकि आपकी इवन लाइन मिस हो जाएगी तो अब आपका रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा कुछ इस टाइप का दिखेगा। कंप्लीट रमन स्पेक्ट्रा आपको कैसा दिखता है जब लाइन मिस नहीं होती है, तो वो सब लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लेक्चर वैसे भी समझ में नहीं आने वाला है, प्लीज आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए। तो यहां पर मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास क्या होती है, म्यू रेले होती है। उसके बाद आपके पास सबसे फर्स्ट लाइन यहां पर कहां पर होने वाली है, J=0 के ऊपर, फिर कहां पर होगी, J=1 पर होगी, फिर J=2 पे होगी, J=3 के अंदर होगी। ये आपके पास यहां पर क्या था, ये आपके पास स्टोक्स लाइन है, उधर आपके पास क्या होने वाली है, एंटी स्टोक्स लाइन होने वाली है। तो इनको आपको एज इट इज याद करना था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो इवन लाइंस है ये आपके पास मिस हो जाएंगी अगर आपके पास O2 मॉलिक्यूल हुआ या फिर CO2 मॉलिक्यूल हुआ और O16 उसने मेंशन किया हुआ या फिर कार्बन 12 उसने मेंशन किया हुआ है, तभी आपको ये वाला केस लेना है। अब क्योंकि यहां पर आपके पास इवन लाइन मिस हो रही है, इसका मतलब J=0 वाली लाइन आपको स्पेक्ट्रा के अंदर नहीं दिखने वाली है, ना ही आपको J=2 वाली दिखेगी, ना ही आपको J=4 वाली दिखेगी। तो इस तरीके के हिसाब से आपके पास जो स्पेक्ट्रा होने वाला है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। और जो आपके पास यहां पर पहली स्टोक्स लाइन जो आपको ऑब्जर्व होगी अपने स्पेक्ट्रा के अंदर, वो अब आपको ऑब्जर्व होने वाली है J=1 वाली पे, और ये आपसे म्यू से कहां पर डिस्टेंस पे दूर है, 10b के डिस्टेंस के ऊपर दूर है। ये यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से आपके पास न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। यानी कि अगर आपका केस होता है O2 का और CO2 का, O16 मेंशन है, कार्बन 12 मेंशन है, तो उस केस के अंदर आपके रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा के अंदर जो आपके पास इवन लाइंस होती हैं, J=0, J=2, J=4 वाली लाइंस, वो मिस हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ओड वाली दिखेंगी। अगर सिर्फ और सिर्फ ओड वाली दिखेंगी तो आपको J=1 पहली स्टोक्स लाइन आपकी बन जाएगी, जो कि आपके स्पेक्ट्रा के अंदर आपको ऑब्जर्व होगी। अगर यहां पर मिस हो गई है तो ये आपको ऑब्जर्व भी नहीं होगी, तो इसको आप लोग फर्स्ट स्टोक्स लाइन बोलोगे भी नहीं। फर्स्ट स्टोक्स लाइन पर क्या हो जाएगी, J=1 वाली हो जाएगी, और ये लाइन आपके पास रेले से 10b के डिस्टेंस के ऊपर होने वाली है। उसके बाद जो सक्सेसिव लाइंस होगी उसके डिस्टेंस के पास क्या हो जाएगा, 8b का हो जाएगा। अगर J=2 वाली दिखती तो डिस्टेंस कितना था, 4b था, तो यहां पर भी क्या होगा, 4b, यहां पर भी क्या होगा, 4b। बीच वाली मिस हो गई तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8b के बराबर हो जाएगा, और यहां पर आपको इवन लाइंस दिखेंगी ही नहीं। अगर आपके पास एग्जांपल होता है C2 का, तो उस केस के पास क्या हो जाएंगी, ओड लाइंस मिस हो जाएंगी। और अगर आपके पास ओड लाइन मिस हो गई तो J=1 वाली नहीं दिखेगी, J=3 वाली नहीं दिखेगी, तो उस केस में आपका स्पेक्ट्रा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। और J=0 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास यहां पर क्या आने वाली है, पहली स्टोक्स लाइन या फिर पहली एंटी स्टोक्स लाइन आने वाली है, जिसका डिस्टेंस म्यू रेले से क्या होने वाला है, 6b होने वाला है, जैसा कि आपके पास पहले था। लेकिन जो आपके पास यहां पर सक्सेसिव लाइंस है, क्योंकि आपके पास यहां पर J=1 मिसिंग है, तो डिस्टेंस के बीच में कितना हो जाएगा, 4b प्लस का 4b, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, 8b हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर लाइन आपके पास हो गई है इवन वाली मिस, तो उस केस के अंदर पहली स्टोक्स या फिर पहली एंटी स्टोक्स आपको मिलती है 10b के डिस्टेंस के ऊपर। उसके बाद सक्सेसिव का गैप कितना होगा, पास 8b होता है। लेकिन अगर आपकी ओड लाइन मिस होती है तो आपको पहली स्टोक्स या फिर एंटी स्टोक्स कहां मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है म्यू रेले से 6b डिस्टेंस के ऊपर। उसके बाद वाले के पास यहां पर क्या हो जाने वाला है, 8b 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 होने वाला है। यानी कि अगर इवन लाइन मिस तो पहले 10b फिर 8b 8b 8b, अगर आपके पास ओड लाइन मिस तो पहले आपके पास 6b फिर 8b 8b 8b। और ये डिस्टेंस आपको याद रखनी है, किस टाइप का स्पेक्ट्रा दिखेगा वो मैंने यहां पर दिखाया हुआ है। O2 के केस के अंदर और CO2 के केस के अंदर जहां पर आपको O16 मेंशन होगा और कार्बन 12 मेंशन होगा, स्पेक्ट्रा कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। ये आपके पास क्या होती है, स्टोक्स, आपके पास क्या होती है, एंटी स्टोक्स। आपके पास जो इवन लाइन है J=0 J=2 वाली क्या हो जाएंगे, आपके पास यहां पर मिस हो जाएंगी, और सिर्फ आपको ओड J कोरस्पॉन्डिंग लाइंस यहां पर दिखने वाली हैं। यहां पर जो आपके पास स्टोक्स लाइन कहां मिलेगी, आपको पहले 10b के डिस्टेंस के ऊपर मिलेगी, 10b के ऊपर आपको क्या मिलने वाली है, एंटी स्टोक्स मिलने वाली है। बाद आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, 8b के बराबर हो जाएगा। C2 का आपके पास मॉलिक्यूल कैसा होगा, अगर आपको कार्बन 12
ट्वेल्व गिवन है तो आपके पास लाइन कुछ इस टाइप की आएंगी। यहाँ पर आपके पास जो और जे है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन क्या हो जाएगी, मिस हो जाएंगी। पहली स्टोक और एंटी स्टोक मिलने वाली है 6B के ऊपर मिलने वाली है, बाद में आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा 8B आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गेट एग्जाम का। ये क्वेश्चन आपके पास कब का आया हुआ है, गेट एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या आपके सामने पढ़ देता हूँ। मेरे पास एक लिंक क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसके ऊपर आपके पास दो क्वेश्चन यहाँ पर अलग से मेंशन है। एक लिंक्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, ए 20491 सेंटीमीटर इनवर्स लेजर लाइन वाज यूज्ड टू एक्साइट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ O16 ओनली टू ऑब्टेन द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। द रिजल्टिंग रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम हैज द फर्स्ट स्टोक्स लाइन एट 20479 सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ से, द रोटेशन कांस्टेंट यूजुअली डिनोटेड बाय बी फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज, आपके पास चार ऑप्शन है। और सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, द नेक्स्ट रोटेशनल लाइन इज एक्सपेक्टेड एट, नेक्स्ट लाइन आपको कहां पर मिलने वाली है। तो इस केस के अंदर आपको क्या गिवन है, मॉलिक्यूल आपको गिवन है, यहाँ पर क्या है O2 आपको मॉलिक्यूल गिवन है। और ये भी मेंशन है कि आपके पास मॉलिक्यूल यहाँ पर कैसे, सिर्फ एटम आपके पास कैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ O16 वाले एटम्स ही हैं। तो अगर O16 वाले एटम्स ही हैं तो आपको यहाँ पर लाइन मिसिंग वाला केस याद लेकर चलना पड़ेगा। और आपको याद होना चाहिए कि O2 के केस के अंदर आपके पास क्या हो रहा था, इवन लाइंस आपके पास मिस हो रही थी, यानी कि J=0 कॉरस्पॉन्डिंग, J=2 के कॉरस्पॉन्डिंग, J=4 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको लाइंस नहीं दिखने वाली है। और क्वेश्चन के अंदर मेंशन है जो आपको फर्स्ट स्टोक्स लाइन कहां मिलेगी, आपको ये 20479 के ऊपर मिलने वाली है। तो स्पेक्ट्रम के पास कैसा हो जाएगा, यहां पर पास क्या होने वाली है, एक म्यू रेले लाइन आपके पास यहां पर होने वाली है। अब क्योंकि J=0 कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास लाइन यहां पर क्या हो गई है, मिस हो गई है, तो आपको कहां मिलेगी, फर्स्ट लाइन मिलने वाली है J=1 के ऊपर। और J=1 के ऊपर जो लाइन मिली कहां पर मिल रही है आपको, 20479 के ऊपर मिल रही है। ये आपके पास म्यू रेले क्या हो जाएगी, जो आपको इंसिडेंट वाली गिवन है, इंसिडेंट आपको कितनी गिवन है 20491, ये मैंने यहां पर लिख दिया था 20491, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है। अब इन दोनों के बीच का जो यहां पर गैप हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर ये गैप 10B के बराबर हो जाएगा। अगर लाइन मिसिंग नहीं होती तो आप लोग 6B लेकर चलते, क्योंकि आपको J=0 भी दिखती, लेकिन J=0 नहीं दिखी है, इसलिए फर्स्ट स्टोक का जो ऑब्जर्व हो रही है आपके स्पेक्ट्रा के अंदर और रेल लाइन का डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर 10B के बराबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने यहां पर अलग से लिखा हुआ है, डिस्टेंस हो जाएगा 10B का, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, तो आपके पास यहां पर 10B क्या हो जाएगा 20491 माइनस 20479, ये आपके पास आ जाएगा 12 के बराबर, तो B आपके पास आ जाएगा 1.2। लेकिन अगर आप लोग यहां पर लाइन मिसिंग केस को नहीं लेकर चलोगे तो आप लोग समझ लोगे कि फर्स्ट स्टोक जो आपके पास मिल रही है वो आपको 6B के डिस्टेंस के ऊपर मिल रही है। तो आप लोग क्या करोगे, 6B=12, तो B आपके पास कितना निकल जाएगा, 2 के बराबर निकल जाएगा। यहां से कितना निकला, B=1.2 और 1.2 भी और आपको 2 भी, दोनों की दोनों आपको यहां पर ऑप्शंस के अंदर गिवन है। लेकिन याद रखना यहां पर आपका 1.2 सेंटीमीटर इनवर्स सही ऑप्शन है, ये आपका सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लाइन मिसिंग को आपको यहां पर लेकर चलना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द नेक्स्ट रोटेशनल लाइन इज एक्सपेक्टेड एज, नेक्स्ट लाइन आपको यहां पर कहां मिलेगी, J=0 वाली मिस हो गई है, J=1 वाली दिखिए जो कि आपको फर्स्ट स्ट्रोक एज ए ऑब्जर्व हो रही है आपको अपने स्पेक्ट्रा के अंदर। फिर J=2 वाली फिर से क्या होगी, मिस होगी, तो यानी कि J=3 वाली जो आपके पास लाइन होने वाली है वो आपके पास नेक्स्ट लाइन होने वाली है इस रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा के अंदर। तो उसको आप लोग कैसे निकालोगे, ये आपके पास कहां पर थी, 10B के डिस्टेंस के ऊपर थी। उसके बाद आपको पता है कि सक्सेसिव के बीच आपके पास गैप क्या होता है, 8B के बराबर होता है। B की वैल्यू पता है आपका, ये क्या हो जाएगा पास, ये आपके पास हो जाएगा μr प्लस का 8 माइनस का 18B। यहां पर डिस्टेंस क्या होता है, माइनस होता है, क्या हो जाएगा पास μr माइनस का 18B हो जाएगा। अब आपको B की वैल्यू पता चल गई है 1.2, B की वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास निकल जाएगा 20469.4। इसको आप लोग ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हो, 20469 सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हो। अपना ऑप्शन देख लो, आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास यहां पर सही हो जाएगा। तो अगर लाइन मिसिंग के केस को नहीं लेकर चलोगे, पुराने वाले रूल को लेकर चलोगे, तो उस केस के हिसाब से आपने दोनों ऑप्शन सही करके आओगे, लेकिन दोनों में आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने लाइन मिसिंग केस पढ़ा है तो आप लोग सही से इस क्वेश्चन को कर आने वाले हो। तो इसलिए कहता हूं कि हर टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आधा अधूरा ज्ञान लोगे तो आपको नेगेटिव मार्क्स ही मिलने वाले हैं, पूरा ज्ञान लोगे तो शायद आपके नेट क्रैक करने का चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2, D2, N2 एक्सेट्रा शोज एन अल्टरनेशन इन द इंटेंसिटी इन देयर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा, मींस लाइंस इन रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिवली। अभी तक आपने 3 मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, आपने O2 का केस देखा है, आपने CO2 का केस देखा है और आपने किसका केस देखा है, C2 का केस देखा है। इन तीनों केस के अंदर जिन एटम से आपके पास ये मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, O16 से या फिर कार्बन 12 से, इनकी जो आपके पास आई वैल्यू आपके पास क्या थी, 0 थी। और अगर इनकी आई वैल्यू 0 होती है तो आपके पास ऑल्टरनेट लाइंस क्या हो जाती है, कंप्लीटली मिस हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल ऐसे न्यूक्लियर से बना हो जिसके पास आई की कोई वैल्यू हो, आई आपके पास 0 के बराबर ना हो, तो उस केस के अंदर आपके पास लाइन कंप्लीटली मिस नहीं होगी, लेकिन आपके पास एक ऑल्टरनेट पैटर्न जनरेट हो जाएगा। आपके पास कुछ वीक एंड स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाता है, ऑल्टरनेट पैटर्न जनरेट हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास J=0 वाली स्ट्रॉन्ग होगी तो J=2 वाली भी स्ट्रॉन्ग होगी, J=4 वाली भी स्ट्रॉन्ग होगी, या फिर अगर आपके पास J=0 वाली वीक होगी तो आपके पास J=2 भी वीक होगी, J=4 भी वीक होगी। अब आपको ये पहचान
जानना है कि किस केस के अंदर, क्या H2 वाले केस के अंदर आपके पास जो E1J वाली होने वाली है वो वीक होगी या फिर स्ट्रॉन्ग होगी। आपके पास जो D2 वाला एग्जांपल है इसके अंदर आपके पास कौन सी लाइन वीक होने वाली है, कौन सी लाइन आपके पास स्ट्रॉन्ग होने वाली है, इसके ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है। इस कंसेप्ट को अगर आपको आराम में समझना है तो आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना चाहिए। वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपका जो रोटेशन का पार्टीशन फंक्शन होता है ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए और पैरा हाइड्रोजन के लिए, उसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो। पार्टीशन फंक्शन और वेव फंक्शन के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने पार्टीशन फंक्शन को समझ लिया तो वेव फंक्शन का कैरेक्टर भी कुछ उसी टाइप का होता है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 10 आपको जरूर देखना है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन रोटेशन पार्टीशन फंक्शन, तभी आप लोग इस क्लास को आगे समझ पाओगे। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो इस लेक्चर को यहीं पर छोड़ दो, पहले उसको देख कर आओ, तभी आप लोग आगे वाली बातें समझ पाओगे। लेक्चर नंबर 10 में जो जो बातें मैंने आपको बताई थी उसको मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूं इस लेक्चर के आगे। जनरली वी हैव टू यूज न्यूक्लियर स्पिन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इन डिफाइनिंग इंटेंसिटी अल्टरनेशन इन रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा। अगर आपको रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा के अंदर इंटेंसिटी अल्टरनेशन को एक्सप्लेन करना है तो आपको अपने वेव फंक्शन के साथ साथ न्यूक्लियर स्पिन वाला पार्ट भी लेना पड़ेगा, यानी कि जो आपका टोटल वेव फंक्शन बन जाएगा अब उसके अंदर आपको स्पेस वाला पार्ट जिसको आप लोग साई बोल रहे थे अभी तक, और साथ में आपको न्यूक्लियर स्पिन लेना पड़ेगा। और उसे आपको कैसे डिनोट करते हो, उसको बीटा से डिनोट करते हो। यानी कि अब आपका जो टोटल वेव फंक्शन क्या बन जाएगा पास, टोटल वेव फंक्शन आपके पास क्या बन जाने वाला है, स्पेस वाला पार्ट, और आपके पास क्या बन जाएगा, बीटा। ये आपके पास कहां से आता है, स्पिन वाले पार्ट से आता है। ये आप लोग तभी यूज करोगे जब आपके पास ऐसा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा जिसके न्यूक्लियर के पास आई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। H2 के आपके पास न्यूक्लियर होते हैं, यानी कि जो आपके पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियर होता है इसके पास आई की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। जब पास न्यूक्लियर होता है ड्यूटेरियम का, उसके पास आई की वैल्यू पास क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो इस तरीके से आप लोग कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए आई की वैल्यू को याद कर सकते हो और इस कंसेप्ट को उसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है अपने H2 मॉलिक्यूल का। इस मॉलिक्यूल की चीजें के बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 10 के अंदर, लेकिन यहां पर मैं उसी कुछ मोटी मोटी बातों का यहां पर यूज करने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है ये H वाले एटम से बना हुआ होता है, और H वाले एटम की जो आपके पास आई वैल्यू होगी पास क्या होती है, नॉन जीरो होती है। अगर किसी भी एटम की आई वैल्यू नॉन जीरो होती है तो उसके कोरस्पोंडिंग आपके पास टोटल स्पिन स्टेट क्या हो जाती है, 2i + के 1 हो जाती है। यानी कि इसके उसमें आपके पास क्या होगी, 2i + का 1, इसके उसमें आपके पास क्या होगी, 2i के + का 1, और टोटल आपके पास कितनी हो जाएगी, 2i + के 1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। फंक्शंस को जब भी आपको ऐड करना होता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव नेचर के होते हैं। जिस तरीके से आपको लिखना होता है साई टोटल लिखना होता है तो साई 1 इंटू में साई 2 करते हो, तो यहां पर भी आप लोग क्या करोगे, 2i + का 1 इंटू में 2i + का 1 करोगे, यानी आपके पास क्या बन जाएगा, टोटल से आपके पास क्या बन जाएगी, 2i + के 1 का होल स्क्वायर बन जाएगी। अब इस टोटल स्पिन के अंदर से कुछ होती है सिमेट्रिकल, कुछ आपके पास क्या होती है, एंटी सिमेट्रिकल होती है। अगर आपके पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा और ये दोनों एटम आपके पास सेम ही डायरेक्शन के अंदर स्पिन कर रहे हैं, सब लोग क्या बोलते हो, सिमेट्रिकल बोलते हो। और अगर आपके पास ये दोनों एटम क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर, यानी कि ये इधर कर रहा है और पास क्या कर रहा है, इधर कर रहा है, सब लोग क्या बोलते हो, एंटी सिमेट्रिक बोलते हो। तो जो आपके पास एक टोटल स्पिन स्टेट निकल कर आई है इसके अंदर कुछ क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, कुछ आपके पास क्या होती है, एंटी सिमेट्रिकल होती है। और सिमेट्रिकल वाले की वेटेज हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। और टोटल के अंदर से जो आपके पास सिमेट्रिकल पास कितनी हो जाएगी, 2i + का 1 इंटू में i + का 1 हो जाएगी, और एंटी सिमेट्रिकल आपके पास कितनी हो जाएगी, 2i + का 1 इंटू में i हो जाएगी। और सिमेट्रिक वाले की वेटेज हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब सिमेट्रिक वाले की पॉपुलेशन आपके पास क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। यानी कि सिमेट्रिक वाले के कोरस्पोंडिंग जो आपके पास ट्रांजिशन होंगे उस वाले और जे के कोरस्पोंडिंग आपके पास जो इंटेंसिटी आपके पास क्या होने वाली है, वो ज्यादा होने वाली है। अब आपको ये देखना है कि जो आपके पास सिमेट्रिक वाली स्पिन की वैल्यू है इसके साथ जो आपका स्पेस वाला वेव फंक्शन निकल कर आएगा वो सिमेट्रिक होता है या फिर वो एंटी सिमेट्रिक होता है, और उसके कोरस्पोंडिंग आपके पास E1J है या फिर आपके पास ओड J है। अगर आपको ये पता चल जाए कि सिमेट्रिक वाले न्यूक्लियर स्पिन के साथ आपके पास एंटी सिमेट्रिक वाला वेव फंक्शन है और एंटी सिमेट्रिक वाला वेव फंक्शन आपका ओड J कोरस्पोंडिंग है, तो ओड J की आपके पास क्या हो जाने वाली है, आपके पास जो पीक आएगी, जो आपके पास लाइंस आएंगे स्पेक्ट्रा के अंदर, उसकी इंटेंसिटी क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। इस चीज को समझने के लिए आपको दो बातों का पता होना बहुत जरूरी है, जिसको मैंने स्टैटिस्टिकल के लेक्चर नंबर 10 के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए टोटल वेव फंक्शन लिखना है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या है, और आपको यह ध्यान रखना है कि उसका टर्म सिंबल क्या है। टर्म सिंबल का मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। इसका जो टर्म सिंबल आपके पास यहां पर क्या निकल आता है, 1 इंटू में समेशन, ऊपर आपके पास यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव, आपके पास यहां पर क्या होता है, जी होता है। केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव का मतलब, जीरेड का मतलब, सिमेट्रिकल का मतलब, और आपके पास इवन का मतलब आपके पास यहां पर क्या होता है, सेम होता है। केमिस्ट्री के अंदर नेगेटिव का मतलब आपके पास क्या होता है, अनजेड होता है। इसका मतलब आपके पास क्या होता है, एंटी सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब आपके पास क्या होता है, ऑड होता है। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी नेगेटिव लिखा होता है तो उसको आप लोग अनजीरेड से रिलेट कर सकते हो, उसको आप लोग एंटी सिमेट्रिक से रिलेट कर सकते हो, उसको आप लोग ऑड से रिलेट कर सकते हो। अगर मैं यहां पर दिखा रहा हूं ऊपर पॉजिटिव, आपके पास जी है, यानी कि आपके पास क्या पॉजिटिव है, जी मतलब क्या, जीरेड, जेड मतलब आपके पास क्या पॉजिटिव, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पॉजिटिव बोल सकता हूं। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब इवन हो जाएगा, और इवन मतलब आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। यानी कि E1J के कोरस्पोंडिंग आपके पास क्या होने वाला है, स्पेस वाला पार्ट सिमेट्रिकल होने वाला है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा।
टर्म सिंबल से मैंने ये निकाला कि ऊपर क्या है पॉजिटिव, यानी पास क्या है पॉजिटिव, टोटल पर्पस क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है इवन, इवन का मतलब क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, यानी कि इवन जे के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आ गया स्पेस वाला पार्ट सिमेट्रिकल आ गया, और जो आपके पास ओड हो जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा एंटी सिमेट्रिक वाला आ जाएगा। इस बात को आप लोगों ने यहां समझ लिया। अब चलते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि आपको न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू का ध्यान रखना है। H2 का जो मॉलिक्यूल है ये कंटेन करते हैं H के न्यूक्लियस, और H के न्यूक्लियस की जो आपके पास आई वैल्यू होती है पास क्या होती है 1/2 होती है, यानी कि हाफ इंटीग्रल होती है। और अगर किसी भी न्यूक्लियस की वैल्यू हाफ इंटीग्रल होती है, उसकी आई की वैल्यू हाफ इंटीग्रल होती है, तो वो आपके पास कैसे होते हैं फर्मियोन्स टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, फर्मियोन टाइप के पार्टिकल होते हैं। और फर्मियोन टाइप के पार्टिकल्स के बाद जो आपके पास टोटल वेव फंक्शन होता है कैसा होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब आपके पास क्या होता है नेगेटिव होता है। टोटल वेव फंक्शन किससे बना हुआ है आपके पास बना हुआ है स्पेस वाले पार्ट से, आपसे किससे बना हुआ है ये स्पिन वाले पार्ट से बना हुआ है। अगर मैं टोटल नेगेटिव चाहता हूं तो या तो मेरे पास ये क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए पास क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए, या तो ये नेगेटिव हो जाए पास ये क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पास क्या निकल के आएगा नेगेटिव निकल कर आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या निकल कर आएगा पास नेगेटिव ही निकल कर आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि टोटल वेव फंक्शन आपके पास एंटी सिमेट्रिक हो जाए यानी कि नेगेटिव हो जाए, तो या तो आपके पास स्पेस वाला पॉजिटिव स्पिन वाला नेगेटिव हो जाए, तो स्पेस वाला नेगेटिव और स्पिन वाला पास क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। यानी कि आपके पास यहां से क्या निकल गई दो पॉसिबिलिटी आपके पास यहां से निकल गई है। यानी कि जो आपके पास साइड टोटल बनेगा वो या क्या बनेगा स्पेस वाला सिमेट्रिक हो जाए, स्पिन वाला क्या हो जाए एंटी सिमेट्रिक हो जाए, या फिर स्पेस वाला आपके पास क्या हो जाए एंटी सिमेट्रिक हो जाए और आपके पास स्पिन वाला कैसा हो जाए सिमेट्रिक हो जाए। अब आपको यह पता है कि सिमेट्रिक वाले की वेटेज आपके पास क्या होने वाली है ज्यादा होने वाली है। आपने अभी अभी इस चीज को यहां पर पढ़ा है कि सिमेट्रिक वाले स्पिन के आपके पास क्या होती है वेटेज ज्यादा होती है। और यहां से आपने देखा है कि जो आपके पास सिमेट्रिक वाला वेव फंक्शन है ये आपके पास किससे रिलेटेड हो रखा है एंटी सिमेट्रिक से हो रखा है, यानी कि साइड स्पेस वाला पास यहां पर क्या आएगा एंटी सिमेट्रिक वाला आएगा। और टर्म सिंबल वाले पार्ट से आपने ये देखा है कि जो आपके पास एंटी सिमेट्रिकल है ये आपके पास ओड जे के कोरस्पॉन्डिंग है, यानी कि ओड जे के कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि ओड जे वाले पास यहां पर क्या आने वाली है ज्यादा इंटेंसिटी की आने वाली है। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लीजिए किस तरीके से मैंने इस पूरे वाले पार्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, और स्टैटिस्टिकल लेक्चर नंबर 10 को आप लोग देख लोगे तो आपको ये सारी चीजें आराम से समझ में भी आने लग जाएंगी। तो अभी अभी आपने बोला है कि जो आपके पास स्पेस वाला पार्ट होगा अगर वो एंटी सिमेट्रिकल होगा, जो कि किसी कोरस्पॉन्डिंग आपके पास यहां पर निकल कर आया था और जगह कोरस्पॉन्डिंग निकल कर आया था, वही आपके पास सिमेट्रिक वाली स्पिन से जुड़ेगा। और सिमेट्रिक वाले स्पिन की पॉपुलेशन आपके पास क्या होती है ज्यादा होती है, यानी कि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास लाइन आएगी उसकी इंटेंसिटी आपके पास क्या होने वाली है ज्यादा होने वाली है। एज बीटा एस इज एसोसिएटेड विद ओड जे देन रोटेशन रमन लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू ओड जे आर इंटेंस एंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू ओड जे एंड इवन जे इज डिपेंडेंट अपॉन द न्यूक्लियर स्पिन स्टैटिस्टिकल वेटेज। जिसकी वेटेज उनका जो पॉपुलेशन का रेशियो है उसी रेशियो से आप लोग क्या कर सकते हो जो उनकी लाइंस होगी उनके इंटेंसिटी रेशियो भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि जो पास जो ओड जे होंगी इसके उसमें आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा था बीटा से यानी कि सिमेट्रिकल आ रहा था, और सिमेट्रिकल आपका वेटेज क्या थी 2i प्लस का 1 इंटू में i प्लस का 1। और जो आपके पास इवन जे है इसके हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा था बीटा एंटी सिमेट्रिकल आ रहा था, इसके पास हमारे पास क्या थी स्पिन सेट 2i प्लस का 1 इंटू में i थी। हाइड्रोजन की i वैल्यू पास यहाँ पर क्या होती है 1/2 होती है, i की वैल्यू को 1/2 यहाँ पर पुट कर पास क्या निकल जाएगा 3:1 निकल जाएगा। इसका मतलब जो आपके पास ओड जे लाइंस है आर 3 टाइम्स मोर इंटेंस देन इवन जे। ये आपके पास एग्जांपल हो गया है H2 का। अब ये सेम आपको समझना है D2 के लिए भी और आपको समझना है N2 के लिए भी। D2 के लिए और N2 के लिए आप लोग प्लीज कर देखिएगा D की जो आपके पास न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू होती है पास क्या होती है वो 1 के बराबर होती है। आप लोग भी एक काम करो आप लोग D2 के लिए करके देखिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको D2 का वैसे बताने भी वाला हूं, लेकिन आप लोग D2 के लिए खुद से बनाकर देखिएगा कि उसके अंदर आपके पास जो ओड लाइंस है वो इंटेंस होगी या फिर आपके पास जो इवन लाइंस है वो आपके पास क्या होने वाली है इंटेंस होने वाली है। अब ये आपके पास यहाँ पर क्या निकल कर आया कि जो आपके पास ओड लाइंस है यहाँ पास क्या होंगी 3 टाइम्स मोर इंटेंस होंगी, यानी कि और मतलब आपके पास क्या J इक्वल टू 1 की कोरस्पॉन्डिंग, J इक्वल टू 3 की कोरस्पॉन्डिंग, J इक्वल टू 1 की कोरस्पॉन्डिंग, J इक्वल टू 3 की कोरस्पॉन्डिंग आपके पास लाइंस आने वाली है इंटेंस आने वाली है इन कंपैरिजन टू J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 4। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने स्पेक्ट्रा को रीड करना है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल H2 के लिए। बाकी जो केसेस मैंने पहले बताए थे यानी कि C2 वाला बताया था आपको, CO2 वाला बताया था, रोटो वाला बताया था, उस केस के अंदर लाइंस कंप्लीटली मिस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है सिर्फ सिर्फ इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि आपके पास जो D2 का मॉलिक्यूल है इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको लाइन किस तरीके दिखेंगी, वहां पर आपके पास इवन जे की इंटेंसिटी ज्यादा होगी या फिर आपके पास ओड जे की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसको आप लोग प्लीज कर देखिएगा, आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर समझ में नहीं आया तब भी मुझे जरूर बताइए ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसे डिटेल में आपको समझा सकूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर छोड़ना है और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना है। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आया तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते
पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।